यहाँ पर बोलो डिस्क्रीट मास सिस्टम का क्या मतलब है। रॉड जो है वो कंटिन्यूअस मास है, लेकिन मैंने रॉड को दो पॉइंट मासेस m/2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मुझे रॉड को नहीं देखना, अब बस ये जो m/2 मैंने डॉट बनाए हैं रेड कलर के, बस उनको देखना है। ठीक है, तो जो m/2 तुम्हारा वर्टिकल मास का है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर l/2। इस m/2 का क्या होगा, l/2, 0 और इस m का क्या होगा, l, 0। आयो, हाँ सबको समझ में आ रहा होगा। अब XCM एंड YCM हम लिखेंगे, बोलो क्या बात है। कोई पूछ रहा है कुछ? एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर एक्चुअली मैंने ऐसे ट्राई किया था कि M1 और M2 ये सर दोनों रॉड्स का पहले सेंटर ऑफ मास लोकेट किया, देन आफ्टर जो M है जो साइड में है उसके सेंटर ऑफ मास का फिर वो कैसे सर? हाँ ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, उन दोनों का सेंटर ऑफ मास। वो बात भी सही है। तुमने m/2 का पहले सेंटर ऑफ मास निकाल करके केवल L शेप की रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाला, फिर M ये जो रॉड का सेंटर ऑफ मास हो गया उस पर मान लो कि M मास रखा है और ये M मास, फिर उन दोनों का निकाल लो, वो भी ठीक है। ठीक है, बट दो स्टेप में करने के बजाय मैं एक ही स्टेप में करना चाह रहा हूँ। ऐसा क्यों करें हम दो पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है, चलो तो मैं x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। तो पहले ऊपर वाला m/2 उसका x कोऑर्डिनेट है 0, प्लस नीचे वाला m/2 उसका है l/2 प्लस m इंटू एल अपॉन टोटल मास कितना हुआ, टोटल 2m हो गया। YCM में ऊपर वाला वर्टिकल का l/2, दूसरे वाला m/2 का 0 एंड m का भी 0 अपॉन 2m। तो XCM क्या आ गया, ऊपर हो गया ML 1/4 प्लस 1 और नीचे हो गया 2m। ठीक है, तो mm तो कैंसिल हो गया और 1/4 प्लस 1 हो गया 5/4, तो 5/8 आ गया, 5/8L। YCM निकालो तो ये तो ML/4 हो रहा है, बाकी सब 0 हैं, अपॉन में 1/2m, mm कैंसिल कर दो तो ये हो गया L/8। तो आंसर हो गया कि सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 5L/8, L/8। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने कि एक 2m मास की रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है 2m मास की, उसका जो सेंटर है ओ उसको हमने ऑरिजिन ले लिया है। ठीक है, सेंटर है ये, सेंटर ऑफ मास नहीं है रिंग का। सेंटर ऑफ मास हमें पता है सेमी सर्कुलर रिंग में कहाँ पर होता है। ठीक है, तो मैं इस रिंग को अगेन वही स्ट्रेटजी अपनाते हुए कि सेंटर ऑफ मास पर हम वो मास रख दें 2m का, तो ये जो सेंटर ऑफ मास पर जहाँ हम 2m रखेंगे और फिर हमारी रिंग हट जाएगी। ठीक है, फिर मुझे रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से कितना लेफ्ट साइड में हम सेंटर ऑफ मास जहाँ 2m रखेंगे वो होगा, उसके जरा कोऑर्डिनेट लिख दो। माइनस, अगर ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो माइनस, ओ से कितना डिस्टेंस पर होता है, 2r/π होता है, तुम लोग को याद है 2r/π। यस सर। ठीक है, कॉमा 0। वाई एक्सिस वाला वैसे कोऑर्डिनेट लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्मॉल m और 2m दोनों ही x एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो y एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट 0 ही 0 रहेगा। अच्छा, इधर m मास हमें कहाँ रखना है, x, 0। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये x डिस्टेंस है और x की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि x की ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिससे कि 2m और m का जो सेंटर ऑफ मास है वो O पर आ जाए। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, 0,0 हो जाए, O इज द ऑरिजिन। ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं XCM इज इक्वल्स टू, CM कहाँ हमें रखना है, 0 पे रखना है। ठीक है, ऑरिजिन पे लाना है तो ये फाइनली 0 लाना है, इज इक्वल्स टू 2m इंटू -2r/π प्लस m इंटू एक्स अपॉन 3m मास। 3m इधर ले जाओगे 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर निगेटिव वाला टर्म लेफ्ट साइड में ले जाओ तो 2m इंटू 2r/π इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स हो गया, mm कैंसिल कर दो, x इज इक्वल्स टू 4r/π आ गया।
एक्स की वैल्यू चाहिए थी, सो दैट सेंटर ऑफ द होल सिस्टम सीएम ऑफ द कॉम्बिनेशन इज एट द ओरिजिन। ये क्वेश्चन था। किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट्स? नो। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क एज शोन इन द फिगर। ये आर्क गिवन है, इस आर्क का मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ये सेंटर है, वहाँ से ये आर डिस्टेंस है, रेडियस, वहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्या ले लिया एलिमेंट, आर डी थीटा, उसकी लेंथ हो गई। ठीक है, ये जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया है। अच्छा अच्छा, तुमको ये फाई दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, दिख नहीं रहा हो तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 5/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो मेरी थीटा जो मैंने लिया है, थीटा ये मेरा एंगल है जहाँ पर मैं आर रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ, वो थीटा एंगल पर है। ठीक है, और ये मिड पॉइंट है, जो मेरी जो लाइन है मेरी, ये आर्क को एग्जैक्टली हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है। अब हम क्या करें इसका, अच्छा ये तो तुम्हें पता है ना सिमेट्री से कि जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसी एक्स एक्सिस पर ही कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, तो अब मुझे बस एक्स सी एम ही निकालना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स सी एम के लिए इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या था उसका, एक्स डी एम अपॉन टोटल मास। हाँ, तो टोटल मास m। अब यहाँ पे जरा लैम्डा लिखो यहाँ पे। अच्छा ये बताओ कि हमें लैम्डा लेना है कि सिग्मा लेना है कि रो लेना है। तो यहाँ पे हमारी रिंग है, रिंग में हम लेंथ वाला एलिमेंट लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द आर्क कितनी l है, तुम कैलकुलेट कर सकते हो l, और या dm अपॉन dl भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो m अपॉन l, व्हाट इज l, आर्क लेंथ क्या होगी, रेडियस इंटू फाई लिख सकते हैं आर्क लेंथ को। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, तो यहां से हमने आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू फाई लिख दिया, तो r फाई हो गया, इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी एल। तो यहाँ से मैं डी एम लिख सकता हूँ, डी एम इज इक्वल्स टू एम अपॉन आर फाई इंटू डी एल। और डी एल को क्या लिख सकते हैं, डी एल को क्या लिख सकते हैं, ये स्मॉल डी एल को आर दी थीटा मैंने पहले से लिख रखा है, दिस इज योर डी एल। ठीक है, तो इंटू आर दी थीटा, तो ये क्या बन गया, एम अपॉन फाई इंटू दी थीटा बन गया, क्योंकि आर आर कैंसिल हो गया। डीएम अब हम कहाँ रख दें, जो सबसे ऊपर हमने एक्ससीएम का फॉर्मूला लिखा है उसमें रखेंगे। ठीक है, तो डीएम मुझे पता लग गया है, ये डीएम मुझे पता लग चुका है। अब एक्स क्या रखा जाए, बोलो एक्स क्या रखें, ये डिस्टेंस एक्स है, ओ से डिस्टेंस हमारा ऑरिजिन से एक्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट जो मैंने ऊपर जो मास एलिमेंट लिया है उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, तो वो क्या होगा, आर होगा, नो आर कॉस थीटा होगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। देखो ट्राइंगल देखो ना, जो फिगर में ये ट्राइंगल देख लो, आया समझ में, ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इस ट्राइंगल को देख लो, ये वाला ट्राइंगल तुम्हारा, इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज आर है और बेस एक्स है। ठीक है, चलो तो x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा रख देंगे। तो अब हम एक्स सी एम निकालते हैं, इंटीग्रेशन आर कॉस थीटा डी एम की वैल्यू, एक मिनट यहाँ डी थीटा भी है, एम अपॉन फाई इंटू डी थीटा अपॉन टोटल मास। एम तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से और नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, फाई भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर अपॉन फाई आ गया, कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट क्या रखें थीटा की,
-5/2 से +5/2, देखो डायग्राम में, -5/2 से लेके +5/2 तक, बॉटम से लेके ऊपर तक जाना है, पूरा एरिया कवर करना है। ठीक, तो ये -5/2 से +5/2, -5/2 से +5/2, -5/2 से +5/2। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन थीटा या माइनस साइन थीटा? बोलो। एक्सक्यूज मी सर, यस। साइन थीटा। सर आपने लिमिट्स कैसे ली? तुमको रिंग का एलिमेंट देख रहे हो, आर दी थीटा जो मैंने लिखा है, यहाँ पर मेरा एलिमेंट है ये एलिमेंट स्टार्ट कहाँ से करना है मुझे, नीचे से स्टार्ट करके और ये पूरी रिंग को कवर करते हुए इस पॉइंट पर पहुँचना है। ठीक है, तो उसके लिए जो मैंने थीटा वेरिएबल चूज किया है, उस ये वाला थीटा, इस थीटा की वैल्यू लोएस्ट पॉइंट के लिए क्या रखोगे, -5/2 रखोगे, और हाईएस्ट पॉइंट के लिए क्या डालोगे, +5/2 डालोगे, पूरा कवर करने के लिए। बोलो समझ? Yes, sir. हाँ समझ में आया? सर हम एक्स एक्सिस जो नीचे वाला है उसके साइड से लगा सकते हैं एक्स एक्सिस? नीचे वाला साइड से। यस सर, ड्रॉ कर सकते हैं सर? एक मिनट, समझ में नहीं आया मुझे, तुम क्या कह रहे हो? कहाँ पे नीचे वाला साइड मतलब? सर ये -θ/2 के नीचे एक्स एक्सिस, -5/2। यस सर, एक्स एक्सिस को। अच्छा, मैंने एक्स एक्सिस को इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करने वाली लाइन से डिनोट किया है, लेकिन तुम कह रहे हो कि शायद ये कह रहे हो तुम, जो मुझे समझ में आया कि अभी रुको जरा, ये हैंग हो गया है। जो O पॉइंट से दो डॉटेड लाइन दिख रही है ओरिजिनल डायग्राम में, प्रिंटेड डायग्राम में, तुम उसमें नीचे वाली डॉटेड लाइन को कह रहे हो कि एक्स एक्सिस ले लें? यस सर, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा फिर तुम्हें अपनी गर्दन टिल्ट करके देखना पड़ेगा, या फिर डायग्राम थोड़ा सा रोटेट करके बना लो। ठीक है, यूजुअली हम एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन देखने में हैबिट। हाँ, क्या समझ में नहीं आया मुझे, क्या कह रहे हो? सर फिर लिमिट्स 0 डिग्री से 5 हो जाती, फिर 0 से 5 जाती, यस। ठीक है, उसमें फिर तुम्हें फिर से सब चीज़ देखनी पड़ेगी, डीएम कैसे लिखना है, उसमें एक्स क्या लिखना है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये इंटीग्रेशन जरा करो सब लोग, -5/2 से +5/2 cos थीटा का इंटीग्रेशन करो। अभी जब तक ये हैंग हो गया है तब तक तुम लोग सॉल्व करो। नीचे दिख रहा है इंटीग्रेशन, -5/2 to +5/2 cos थीटा डी थीटा, 2 sin 5/2। साइन, ठीक है, 2 sin 5/2 और इंटू r/5 है ही, तो 2r/5 इंटू साइन 5/2 ही हो जाएगा आंसर। हर्ष? यस सर। हाँ, इसका जो आंसर तुमने भेजा है जरा देख के बता सकते हो क्या है? सर 2r sin 5/2। 2r sin 5/2, मेरे में डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है। ठीक है, और मेरे ख्याल से जो 2r sin 5/2 है वो, उसमें से डिस्टेंस कहाँ से पूछा है, फ्रॉम पॉइंट ओ पूछा है ना, फ्रॉम पॉइंट ओ, तो वो आंसर रॉन्ग है। अपॉन में 5 आना चाहिए, उसमें अपॉन में 5 मिसिंग है। ठीक है, हमारे आंसर में नीचे 5 आ रहा है, मैं भी तुमको प्रूव कर देता हूँ कि नीचे 5 होना क्यों ज़रूरी है। यस सर, मैंने किया। तुमने क्या किया? सर मेरा भी 5 आ रहा था नीचे। ओके ओके, हाँ देखो, एक चीज़ अभी कल ही हम लोगों ने लिमिट में सीखी है और आज वो देखो यूज हो जा रही है। ये था, इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आया, लिमिट -5/2 से लेकर के +5/2 तक लगाया तो r/5 और 2 sin 5/2 सबका आ गया होगा ये।
अब ये आंसर और जो गिवन आंसर है बुक में वो है R sin phi by 2। कैसे चेक करें कि कौन सा सही है? तो मैं एक एक्सट्रीम केस ले रहा हूँ कि जो हमारा फाई एंगल दिया हुआ है उसको जीरो कर देते हैं, फाई को जीरो को टेंड कर देते हैं। अगर ये फाई जीरो को टेंड हो रहा है, वेरी वेरी स्मॉल फाई है, तो ये जो रिंग है वो किस शेप में होगी? बोलो। स्ट्रेट रॉड। स्ट्रेट। अगर फाई को छोटा कर दें तो क्या होगा? ये बहुत छोटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट मास आ जाएगा ना, ये ऑरिजिन है और जो भी मास है उसका वो यहाँ पर आ गया। अगर फाई को बहुत छोटा कर दिया तो ये रिंग जो है एक छोटे से मास में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या आनी चाहिए? XCM क्या आना चाहिए अगर फाई टेंड्स टू 0 हो तो? जल्दी बोलो, कॉमन सेंस यूज करो। ये पॉइंट मास का मास सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? एक सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट पर मास m है रिंग का। रिंग बस इतनी छोटी सी रह गई है अब। वही होगा जहां पॉइंट मास है। तो XCM की वैल्यू बताओ। ऑरिजिन हमारा वो पर है, O से M कितना दूर है? R के इक्वल है, तो XCM R हो जाएगा। ठीक है, XCM R हो गया। ठीक है, तो ये आंसर में पता है कि अगर हम फाई टेंड्स टू 0 करा दें तो आंसर ये होना चाहिए। अब ये बताओ जो गिवन आंसर है वो क्या दे रहा है अगर मैं फाई 0 कर दूं तो? XCM। ये क्या बता रहा है XCM फाई 0 पुट करके? जीरो। अच्छा, बाकी लोग बताओ। साइन 0 की वैल्यू किसी को नहीं आती है? इतना लेट आंसर मुझे एक बच्चा दे रहा है, बस वही बार बार आंसर एक ही बच्चा दे रहा है। बाकी लोग सो रहे हैं या साइन 0 नहीं पता है, फाई की वैल्यू 0 पुट करना नहीं पता है। जेई की क्लास में यह हालत है। बताओ तुम लोग क्या रिस्पांस दे रहे हो? अच्छा, अब इधर बताओ। अब जो XCM हमने कैलकुलेट किया है उसमें फाई 0 करने से क्या हो रहा है? इन्फिनिटी नहीं हो रहा है। सोचो जरा, इन्फिनिटी नहीं हो रहा है। जीरो। अच्छा, 0 क्यों? सर साइन 0 0 होता है। साइन 0 0 होता है। अभी किसी ने इन्फिनिटी बोला, उसने डिनोमिनेटर में फाई 0 पुट करके इन्फिनिटी बोला। तो दोनों को मिला के बोलो ना, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म में आया। ठीक है, तो क्या ये डिफाइंड नहीं होगा रेशियो अगर मैं फाई को 0 की तरफ टेंड करा दूं तो? लिमिट फाई टेंड्स टू 0 R इंटू 2 sin phi by 2। 2 को मैं क्या कर रहा हूं, यहां ले जा रहा हूं। क्या आएगा? R आ जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए? जिसमें फाई नीचे है या जिसमें नहीं है? आंसर हमें पता है पहले से कि XCM इज इक्वल टू R आना चाहिए। ठीक है, तो XCM इज इक्वल टू R किससे आ रहा है? इससे आ रहा है। यानी कि बुक में जो है डिनोमिनेटर में फाई नहीं दिया है, तो मिसप्रिंटिंग है या उन्होंने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करी है, जो भी है। ठीक है, सिंगेज का क्वेश्चन है ये। हर्ष, कहाँ का क्वेश्चन है? सिंगेज का। मैं समझा नहीं चला उसमें क्या हुआ, हमने लिमिट पुट करी जब। बताओ। पुट करने से तो 0/0 हो जा रहा था। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब 0/0 हो जाता है तो क्या करते हैं हम? फिर लिमिट के कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा कि फाई टेंड्स टू 0 में ये रेशियो पुट करने से तो 0/0 हो जा रहा है। पुट करने का मतलब हम एग्जैक्टली फाई इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करें, तो फाई इक्वल टू 0 पर तो ये अनडिफाइंड है। लेकिन अगर फाई टेंड्स टू 0 करा दें, इक्वल 0 ना कराएं, लेकिन मान लो फाई की वैल्यू 0.00001 कर दें,
बहुत छोटा सा, जीरो को टेंड कर रहा है बट अभी जीरो हुआ नहीं है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है ये किस वैल्यू को टेंड कर रहा है, क्या किसी कांस्टेंट वैल्यू को टेंड कर रहा है कि वो भी अनडिफाइंड है। तो वो लिमिट मुझे पता लग गई कि वो तो एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वैल्यू आर है। ठीक है, तो ये पता लग गया कि अगर 5 बहुत छोटा हो तो मेरी जो रिंग है वो छोटे से एक पॉइंट साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके लिए मुझे सेंटर ऑफ मास मुझे पहले से पता है कि आर आंसर आना चाहिए, तो वो मेरा आ गया इसमें। तो अपॉन में 5 होना जरूरी है, ये चीज प्रूव हो गई। ठीक है, अगर 2 आंसर में मुझे वो हो रहा था कि मेरा आंसर बुक से अलग है तो कौन सा सही है, तो मैंने इस तरह से चेक कर लिया। ठीक है, चलो हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन है। 2 ब्लॉक्स m दोनों के मास है m है, वो एक फिक्स्ड स्मूथ वेज पर इनको हमने रख करके छोड़ दिया है। अच्छा, वेज में तुम्हें जो एंगल दिए हुए हैं 30 एंड 60 दिए हुए हैं अगर दिख रहा हो, यानी कि जो ऊपर वाला एंगल है वो राइट एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इनका बोला है कि दोनों जो ए और बी मासेज हैं उनके कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ। ठीक है, तो क्या करोगे, इसका एक्सेलरेशन लिखो, इसका एक्सेलरेशन लिखो, फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, एम ए एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एम बी एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन एम प्लस एम 2m हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्व होके एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन 2 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अरे ये कलर थोड़ा अरे हाँ, ये मुझे तो दिख रहा था, तुम लोगों को नहीं दिख रहा, मैं फिर से बताता हूँ। सर ग्रीन दिख नहीं रहा। हाँ हाँ, यस यस, ऊपर डार्क था तो दिख रहा था बट यहाँ नहीं दिखा, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। ए सी एम इज इक्वल्स टू एम ए एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एम बी एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन एम ए प्लस एम बी। मासेस दोनों में सेम है तो ऊपर से m कॉमन ले लेते हैं, नीचे m 2m हो जाएगा और एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b हो गया। ठीक है, तो ये 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b हो गया। अब एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर में लगा रहा हूँ क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ a एंड b। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ऑफ a कितना होगा, तो तुम लोगों को पता है स्लोप के अलोंग जब हम निकालते हैं तो g साइन थीटा होता है, साइन 30 डिग्री। इधर थीटा कितना है 60 है, तो g साइन 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ a कितना हो गया, साइन 30 हाफ होता है, g/2 हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ b कितना हो गया, तो g इंटू √3/2 हो गया। दोनों एक्सेलरेशन का एडिशन क्या होगा, दोनों एक्सेलरेशन का एडिशन क्या होगा। हेलो एम्बर, एम्बर हाउ आर यू। चलो, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी को अब कैसे ऐड करें, यहां पर मुझे एडिशन चाहिए। कोई वॉलंटियर जो बताए, दिव्यांश, दिव्यांश कैन यू टेल। के बीच में 90 डिग्री एंगल है, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ जरा। बोलो, जल्दी से बोलो। अरे भाई, वेक्टर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, उनका एडिशन नहीं पता है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा ए आर बोल देता हूँ, चलो ए आर। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ऐसे आ गया, अंडर रूट g/2 होल स्क्वायर प्लस g/2 इंटू √3 होल स्क्वायर, ऐसे लिख दें। देखो, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, तुम ऐसा मत करो कि तुम जी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3g स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, g स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3g स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे करके, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई चीज़ कॉमन दिखे, क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, g/2 दोनों में दिख रहा है, g/2 को बाहर ले लो, क्योंकि एक बार स्क्वायर करोगे फिर अंडर रूट करोगे तो वो g/2 ही वापस आना है। अब अंदर पहले वाले टर्म्स में क्या रह गया, 1 रह गया, दूसरे में √3 स्क्वायर 3 हो गया, और इसका क्या हो गया, 2 कैंसिल होके g आ गया आंसर।
ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड हो गया ये। आगे बढ़े, यस चलो तो v/2 हो जाएगा। अंदर नहीं, ऊपर 2 हो गया ना अंडर रूट में, 1 + 3 4, सर 2 का स्क्वायर। ओके सर, अंदर 4 का अंडर रूट तो 2 हो गया। तो a एक्सप्रेशन ऑफ a + b का सर वेक्टर फॉर्म निकल गया, फिर ऊपर डिवाइड बाय 2 भी था ना। अच्छा, हाँ, ये वाला 2 मैं भूल गया था, ठीक है, ये 2 अपॉन में 2 है, इसको मैं लेना भूल गया, तो अपॉन 2 फाइनली 2 आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। ये वैल्यू तो यहाँ पुट करोगे और फिर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो गया g/2, यस, ठीक है। यहाँ जो मैंने g लिखा है वो करेक्ट है, बट वो फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू g, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। फिर फाइनल आंसर यहाँ से 1/2g आ जाएगा। चलो ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज की रिवीजन। बोलो सर, जो आंसर पोस्ट किया था उसमें मैग्नीट्यूड वो डायरेक्शन भी लिया था, तो वो सब क्यों लिया, जिस मैग्नीट्यूड पूछा सिर्फ? ये तुम्हारी मर्जी है। एक्चुअली क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड लैंग्वेज में क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो उन्होंने फाइनली जाके तो मैग्नीट्यूड ही बताया आंसर में, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लंबा मेथड है, लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि तुम्हें उसमें डायरेक्शन भी पता लग जा रही है, और यहाँ पर भी डायरेक्शन पता लग जाएगी। देखो कैसे पता लगेगी, मैं ये एक्सिस ले रहा हूँ सपोज, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई ले लो अगर, और मेरा जो वेक्टर ax और ay ये कंपोनेंट हैं, ठीक है, इनका रिजल्टेंट कुछ r आया, ठीक है। अगर तुम्हें x डायरेक्शन से थीटा देखना हो तो क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू ay अपॉन ax। ay तुम्हारा ab है, g√3/2 अपॉन g/2, तो ये √3 आ गया, tan थीटा √3, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो थीटा भी अगर तुम्हें चाहिए तो निकल सकता है यहाँ से भी। अब CM पर आते हैं। सेंटर ऑफ मास में एक हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, क्या, CM फ्रेम एंड ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। ग्राउंड को हम लैब फ्रेम भी कहते हैं, ठीक है। लैब फ्रेम, CM फ्रेम। अभी मैं 2 पार्टिकल सिस्टम को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, 2 पार्टिकल सिस्टम। क्या है, 2 पार्टिकल हैं, A B, ठीक है। A की वेलोसिटी है सपोज v1, B की वेलोसिटी है v2, ठीक है। CM फ्रेम में हम हर चीज़ में डैश लगा के बात करेंगे। अगर मैं v1 डैश लिख रहा हूँ, ठीक है, v1 इज वेलोसिटी ऑफ A इन लैब फ्रेम, v2 is velocity of B in lab frame, v1 dash is v1 minus vcm velocity of A in CM frame, ठीक है। v2 dash is v2 minus vcm is equals to velocity of B in CM frame, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम ऑफ CM। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सिमिलरली तुम P1 मोमेंटम लिखोगे, मोमेंटम ऑफ A, ठीक है, ऑफ A इन लैब फ्रेम, लैब मतलब ग्राउंड। P2 मोमेंटम ऑफ B इन लैब फ्रेम। P1 डैश क्या होगा, अच्छा जरा एक मिनट, जरा मैं v1 और v1 डैश जरा कैलकुलेट कर देता हूं, ठीक है। ये बताओ कि vcm क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 कर दें। m1 मास A का है और m2 मास B का है,
ठीक है, तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो मैं आगे करता जा रहा हूँ, जहाँ पे नहीं समझ में आए रोक लेना मुझे। V1 डैश इज V1 माइनस VCM, V1 माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो M1 V1 प्लस M2 V1 माइनस M1 V1 प्लस माइनस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। क्या कैंसिल होगा, कुछ टर्म कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, M1 V1 कैंसिल हो जाएगा, M2 कॉमन आ गया, V1 माइनस V2 अपॉन M1 प्लस M2 हो गया। ठीक है, ये V1 डैश की वैल्यू हुई, समझ में आया सबको। M2 कॉमन लेके V1 माइनस V2 कर दिया। ठीक है, इसी तरह से V2 डैश कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, V2 माइनस VCM, V2 माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। सबको दिख रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। Yes. अगेन एलसीएम ले लो, Yes, sir. इस बार डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, एलसीएम लेकर के कौन सा टर्म कैंसिल होगा गेस कर सकते हो। M2 V2 कैंसिल होगा। यस, तो M1 कॉमन लेके V2 माइनस V1 अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, ये V2 डैश हो गया, उधर VCM था। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लैब फ्रेम में हम लोग अब बात करते हैं P1 P2 की। P1 इज इक्वल टू M1 V1, थोड़ा ज़्यादा ही महीन हो गया क्या इसको, तो M1 V1, इसकी तो कोई फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। P2 क्या होगा, M2 V2 होगा। तो बताओ P सिस्टम का क्या आएगा, अगर दो पार्टिकल हैं सिस्टम में और उनके इंडिविजुअली मोमेंटम M1 V1 M2 V2 है तो सिस्टम का क्या होगा, P1 प्लस P2। P1 प्लस P2। तो ये हो गया M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि जो तुम्हें नहीं पता हो। ठीक है, क्या मैं इसको टोटल मास इनटू VCM लिख सकता हूं, बताओ किस बेसिस पे ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर देखना हो तो मैं सिस्टम को पूरा टोटल मास मान लूं कि CM में कंसंट्रेटेड है और CM जिस वेलोसिटी चल रहा है वो वेलोसिटी ले ली। ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो ये तुम्हारे सामने है, डिनोमिनेटर से टोटल मास इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो VCM में, तो टोटल मास इनटू VCM आ गया कि नहीं, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू। ठीक है, यस सर। हाँ, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो एक मिनट में यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ। यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन राइट इक्वेशन 2 as P system is equals to M total into VCM। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर मुझे इंडिविजुअली M1 V1 M2 V2 ना पता हो, लेकिन ये पता हो कि CM जा रहा है VCM स्पीड से, और CM पर हम क्या मान लें कि टोटल मास जो M1 प्लस M2 है वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, M टोटल यहाँ पर क्या है, M1 प्लस M2 जो जिनसे मिलके बनाए सिस्टम। तो मैं मोमेंटम के लिए चाहे इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम ऐड करके करूँ या CM को एक सिंगल पार्टिकल मान के एज्यूम करके, और जैसे हम पार्टिकल का P निकालते हैं मोमेंटम मास इनटू V करके, वैसे कर लें। सिस्टम का P निकालने के लिए तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो गए सिस्टम के ये निकालने के लिए, एक ये ऑप्शन हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वी कैन कंसिडर, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम of system
in lab frame we can consider whole mass to be concentrated at its CM and moving with VCM। तो अब एक पार्टिकल हो गया m1 प्लस m2 मास का, m टोटल मास का, और VCM से चल रहा है, तो मोमेंटम क्या होगा, m टोटल इंटू VCM। ठीक है, तो दो तरह से इसको देख सकते हो गया, विजुलाइज हो गया सबको। अब देखो यहाँ पे अगर तुम्हें सिस्टम का CM फ्रेम में मोमेंटम चाहिए, जिसको मैं P सिस्टम डैश बोल रहा हूँ, डैश मीन्स CM फ्रेम, तो P1 डैश प्लस P2 डैश, P1 डैश हो गया फर्स्ट पार्टिकल का CM फ्रेम में। इसको कैसे लिखोगे बताओ, P1 डैश क्या होगा, व्हाट विल बी P1 डैश, मास M1 V1 डैश। वेरी गुड, और M2 V2 डैश। ठीक, अब ये V1 डैश V2 डैश हमने ऊपर निकाले हुए थे, डाल देते हैं M2 V1 माइनस V2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M1 V2 माइनस V1 अपॉन M1 प्लस M2। क्या आएगा बताओ सॉल्व करके। हाँ, यहाँ पर ये M1 ऊपर और मल्टीप्लाई मैंने लिखने में गलती करी है। M1, ये वाला जो M1 है लिखना भूल गया था, ये M1 मैंने केवल V1 डैश और V2 डैश लिख दिया, M1 और ये M2 लिखना भूल गया। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। समझ में आ गया सब लोगों को, मैं डायरेक्ट मैंने वेलोसिटीज बस पुट कर दी थी। तो M1 M2 हो जाएगा, यहाँ पर एक M1 और M2 आया उस वेलोसिटी के टर्म से, और यहाँ M2 पहले से है, और M2 V2 डैश, V2 डैश में M1 है। ठीक है, तो M1 M2 तुम्हारा कॉमन हो गया दोनों में, और V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V1, एक मिनट, ये क्या कैंसिल हो जा रहा है, हाँ ठीक है, कैंसिल होना था, ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, P सिस्टम डैश यानी कि सिस्टम का मोमेंट CM फ्रेम में मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हमने कुछ एजम्पशन लिए थे यहाँ पर, ये 0 हमेशा होगा जनरल, या किस कोई अंडर सर्टेन कंडीशन होगा। बोलो जल्दी से, क्या कंडीशंस इसमें हमने लिए हैं, कुछ कंडीशंस लिए हैं, ऑलवेज होगा। हमने बस इतना लिया है कि 2 पार्टिकल सिस्टम की बात करी है अभी। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की जो नेक्स्ट होगी क्लास, उसमें देखेंगे कि अगर हम n पार्टिकल सिस्टम लेते तो क्या आता P सिस्टम डैश। ठीक है, 2 पार्टिकल के लिए हमारा 0 आ रहा है, और इनफैक्ट ये कोई भी जितने भी पार्टिकल्स हों, CM फ्रेम में मोमेंटम 0 होता है सिस्टम का। इसके लिए कोई वन लाइन रीजनिंग दे सकता है क्या, या आज चलो तुम लोग बाद में सोचना, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उसका तुम लोग बहुत सिंपल सा एक आंसर दे सकते हो। ठीक है, सब लोग मुझे उसका रीजन सोच के बताना। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, CM frame is also called zero momentum frame because momentum of the system in CM frame is always 0। कोई बताएगा अभी? चलो अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, और ये सोचना कि ऐसा क्यों हुआ। सर केमिस्ट्री क्लास गूगल मीट पे रख सकते हैं मैविक्स की जगह? मैं तो मैसेज कर ही चुका हूँ, आज गूगल मीट पर होगी। ओके सर, ठीक वो है, मैंने मैंने देखा ही था। हाँ व्हाट्सएप पे मैंने डाला था, तीनों के लिए सेम लिंक है। ठीक है, चलो तो किसी को मीटिंग छोड़ने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री क्लास इसी पर ही होगी।
चलो क्लास ओवर रहे थे लास्ट क्लास का कि हमने पहले तो लैब फ्रेम में देखा था कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम डिफाइन कैसे होता है। तो ये तो ऑब्वियस ही है, कॉमन सेंस की बात है कि सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम को वेक्टोरली ऐड कर दो। ठीक है, तो m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 इस तरह से ऐड करते जाओ। फिर हमने देखा था कि बाय डेफिनेशन ऑफ VCM हम इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमने टोटल मास ले लिया इनटू VCM कर दिया। ठीक है, दिख रहा है तो दोनों बॉक्स में रखे हुए इक्वेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर हमने काइनेटिक एनर्जी, अच्छा फिर हमने CM फ्रेम में देखा था। CM फ्रेम में ये क्या आया था, CM फ्रेम में सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम था वो 0 आया था। ठीक है, नॉट ओनली फॉर 2 पार्टिकल्स, इट विल बी ट्रू फॉर n पार्टिकल सिस्टम ऑल्सो। ठीक है, इसके लिए मैंने तुम्हें कहा था कि सोचना जरा कि इसका कोई और सिंपल जस्टिफिकेशन हो सकता है। ये कि हमने पूरा डिराइव करके बताया। ठीक है, 2 पार्टिकल n पार्टिकल में और थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन फाइनली 0 आएगा। लेकिन कोई सोच सकता है कि ये सिस्टम का लीनियर मोमेंटम इन CM फ्रेम 0 क्यों हो रहा है? सोचा किसी ने? नहीं। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि CM फ्रेम में ये बताओ कि CM फ्रेम में CM की वेलोसिटी क्या है? VCM मतलब CM की वेलोसिटी, ऊपर डैश लगा दिया, CM फ्रेम कितना है? CM पर बैठ करके CM की वेलोसिटी देख रहे हैं, कितना है? 0 है। ठीक है, तो P सिस्टम डैश के लिए क्या करोगे? मास टोटल इंटू VCM डैश कर दें, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 तरीके थे, या तो इंडिविजुअल पार्टिकल के सबके सम करो, या फिर पूरा मास टोटल को मान लो कि वो उसके CM पर कंसंट्रेटेड है और CM जिस वेलोसिटी चल रहा है उस वेलोसिटी से वो चल रहा है पूरा सिस्टम। ठीक है, तो तुम पूरे सिस्टम को एक सिंगल पार्टिकल ऑफ मास m टोटल यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इस तरह से ऐड करके और उसको मान लो कि वो पॉइंट पार्टिकल की तरह से है। ठीक है, आई होप इट इज ओके फॉर एवरीवन। चलो फिर अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी पर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम इन CM फ्रेम। ठीक है, यहां पे बड़े अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं। ये बताओ, एक मैंने गिवन क्या दे रखा है? गिवन m1 है, m2 है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक है, ये सब किस फ्रेम में है? अगर मेंशन नहीं है तो ग्राउंड फ्रेम में या लैब फ्रेम में है। ठीक है, तो पहले तो निकाल के रख लो व्हाट इज VCM। VCM बताओ क्या होगा? सिंपल है भाई, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये होगा। अच्छा, फिर उसके बाद VCM हो गया। अब हमें सिस्टम कौन सा लेना है? CM फ्रेम लेना है। ठीक है, तो CM फ्रेम के काइनेटिक एनर्जी के लिए हम कहाँ जाएंगे? पहले V1 डैश और V2 डैश निकालेंगे। ठीक है, यहाँ कोई डैश नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है बोलो? इन V1 minus VCM इन CM फ्रेम V1 is equals to V1 dash is equals to V1 minus VCM and V2 dash is equals to V2 minus VCM। सब लोग कैलकुलेट करो जरा, लास्ट क्लास में भी किया था, अभी जल्दी से करो। M2 into V1 minus V2 upon M1 plus M2। यस, और इधर क्या था? M1 था और आगे ब्रैकेट में क्या था? V2 minus V1 upon V2y minus V1 upon M1 plus M2। ठीक है, इन दोनों का यूज करेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी K डैश निकाल रहे हैं CM फ्रेम में। क्या डेफिनेशन यूज करोगे? बाय डिफॉल्ट जो कॉमन सेंस से तुम करोगे कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखो उस फ्रेम में। ठीक है, जिस फ्रेम में चाहिए, और वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। करो जरा।
ये ऑब्वियस है कि नहीं? बाय डिफॉल्ट तुम यही लिखोगे ना काइनेटिक एनर्जी इन सीएम फ्रेम, कि हमने दोनों के काइनेटिक एनर्जी टर्म्स यूजिंग द वेलोसिटी इन दैट फ्रेम लिखा। ठीक है, इसको लिख करके ऐड करो, देखो क्या आता है। v1 डैश स्क्वायर करोगे तो m1 इंटू m2 स्क्वायर आएगा। चलो मैं अभी अंदर ही लिख देता हूँ m2 v2 माइनस v1। v1 माइनस v2 है, ये m2 v2 में है, v2 में v2 माइनस v1 है। अच्छा, यहाँ पर v1 माइनस v2 था। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अल्टीमेटली ऊपर स्क्वायर होना है तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या कॉमन निकाल सकते हो? 1/2 निकाल सकते हो, m1 m2 कॉमन निकाल सकते हो, नीचे m1 प्लस m2 होल स्क्वायर निकाल सकते हो, अंदर क्या बचेगा? एक m2 बचेगा और इधर अगले वाले में m1 बचेगा और ब्रैकेट में v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। ये तो आना ही है। ठीक है, ऊपर चाहे ऑर्डर चेंज हो, ऊपर यहाँ पे v2 माइनस v1 है। v2 माइनस v1, ठीक है, तो v1 माइनस v2, v2 माइनस v1 स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ पे मैंने v1 माइनस v2 होल स्क्वायर लिखा है, तुम v2 माइनस v1 भी लिख सकते हो इसकी जगह पर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पहला टर्म है ना m1 m2 अपॉन m1 m2, अच्छा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कैंसिल होकर के यहाँ पे क्या आएगा? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और इसको मैं v रिलेटिव लिख दूँ, v1 माइनस v2 को v रिलेटिव। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है, k डैश इज इक्वल्स टू हाफ। ये m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये जो कॉम्बिनेशन है ये फिजिक्स में कई बार आता है। ठीक है, और अलग अलग जगह पर आएगा, तो वहाँ पर हम हर जगह पे इसको म्यू सिंबल से डिनोट करेंगे और इसका नाम है रिड्यूस्ड मास। पहली बार हम डिफाइन कर रहे हैं इसको यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। तो सेकंड लास्ट स्टेप से एक बार फिर से बता दीजिए। सिंपल अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक या अलजेब्रा जो भी बोलो, कोई मुश्किल काम नहीं है। तुमको क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर हमने m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर को कॉमन लिया, तो सर m2 प्लस m1 कहाँ पे है? ये m2, ये m1, ठीक है, मैंने एक m2 इधर से बाहर ले लिया है। ठीक है, यहाँ से एक m1 बाहर ले लिया है। तुम अच्छा जो तुम करना चाह रहे हो ना वैसे करो और फिर फाइनली मैच कराओ मेरे से। अच्छा सर। ओके सर, सेम है आ रहा सर। सर म्यू किसको डिनोट करा था? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को। यस, ओके सर। और आज उदित तुम्हारे सारे डाउट हो गए? यस सर। एंड जैद? यस सर, एक्चुअली आपके सर असाइनमेंट में ना कुछ क्वेश्चंस में प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, इस वजह से क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी समझने में। तो मुझे क्वेश्चन नंबर भेज देना जहाँ ज़्यादा दिक्कत लगी हो। ओके सर। चलो ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? उदित को जो स्टेप नहीं समझ में आया था, उदित ने ही शायद पूछा था ना, तो वो स्टेप बाकी लोगों को आ गया?
यस सर। क्या किया एक बार जरा फिर से देख लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले v1 डैश लिखा, v2 डैश लिखा। उसके लिए ऑब्वियस था रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला v1 माइनस vcm। cm के रिलेटिव देख रहे हैं तो vcm माइनस हो गया दोनों में। फिर हाफ m1 v1 स्क्वायर, और v1 कौन सा वाला, cm में जो v1 डैश है वो, और प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, उसमें भी v2 में v डैश डाला है। ठीक है, और उनको सॉल्व किया है। बाकी सारा अलजेब्रा है, अभी नहीं समझ में आया तो खुद से देख सकते हो। ठीक है, ज़रा 1 मिनट में पॉज कर रहा हूँ। हाँ भाई, तो आगे बढ़ा जाए अब। यस सर। ओके, चलो अब इसका देखो यूज देखते हैं, इसका क्या यूज होता है। एक ये ब्लॉक है, सिंबल हम दोनों के लिए सेम मास ले लेते हैं। वैसे अलग अलग भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम आइडेंटिकल मास का कोई स्पेशल यूज नहीं करने जा रहे हैं। सपोज ये स्मूथ टेबल पर रखा हुआ है। ठीक है, 2 आइडेंटिकल ब्लॉक्स kept on smooth horizontal table। ठीक है, इनके नाम कुछ रख लो। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ठीक है, ब्लॉक बी, ब्लॉक ए। ठीक है, ऑन टेबल block B is given a velocity v naught towards right. Find maximum stretching in the spring. स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में अभी इनिशियली है। बी को हमने हिट करके एक वी नॉट वेलोसिटी दी, कंटिन्यूस फोर्स नहीं, इम्पल्स। ठीक है, जैसे बैट बॉल को हिट करता है तो इम्पल्स मिलता है बॉल को, उस तरह से इसको हिट किया तो वी नॉट इसको मिल गई वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या होगा, इसको वी नॉट वेलोसिटी मिलेगी तो आगे क्या होगा। स्मॉल एम पर स्मूथ है। तो टेबल स्मूथ है तो वो चलता जाएगा, तो उसको तो पीछे स्प्रिंग पकड़े हुए है। हाँ सर, बस वो फोर्स उसको खींचेगा तो एम स्लो डाउन होगा। यस सर। अच्छा, और ए का क्या होगा। ए फिक्स्ड है। ए किसने कहा फिक्स्ड है, स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है। नहीं सर, फिक्स मतलब किसी चीज में से फिक्स कर रखा हूं। स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है, स्मूथ, इवन फ्रिक्शन भी नहीं है। सर ए तब तक रहेगा सर स्टेशनरी जब तक मैक्स एक्सटेंशन उसकी स्प्रिंग की ना हो जाए। अच्छा, स्प्रिंग में मान लो भी 1 mm एक्सटेंशन आया। मैं पूरे प्रोसेस को स्लो मतलब पॉज कर करके देख रहा हूँ स्लो मोशन में। ठीक है, अभी जस्ट मैंने वेलोसिटी वी नॉट दिया और 1 mm का एक्सटेंशन आ गया स्प्रिंग में। स्प्रिंग में अगर छोटा सा भी एक्सटेंशन आ गया तो ए पर वो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगी क्या, स्प्रिंग पुल करेगी कि नहीं ए को, करेगी। और ए को रोकने वाला तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो तुरंत ए एक्सेलरेट भी होगा। इवन दो 1 mm का जो एक्सटेंशन होगा उससे स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं होगा, लेकिन एम जो ए ब्लॉक ए है उस पर स्मॉल फोर्स लगा तो स्मॉल एक्सेलरेशन तो जनरेट होगा। तो ऐसा क्यों कह रहे हो कि बी ब्लॉक जब तक पूरा मैक्सिमम एक्सटेंशन तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक ए मूव नहीं करेगा, ऐसा क्यों कह रहे हो। हल्का सा भी अगर एक्सटेंशन हुआ, बी मूव किया तो एक्सटेंशन हो गया, स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो गया तो वो ए को पुल करेगा। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब एक्सटेंशन स्प्रिंग में इंपल्स के कुछ टाइम तक ही रहेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा।
अभी जरा स्टार्टिंग में बताओ, स्टार्टिंग हुई है अभी, अभी एक्सटेंशन पर पहुंच रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में हल्का सा एक्सटेंशन हुआ तो ए भी मूव करेगा ना, है ना? अच्छा, Yes, sir. तो ए की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और बी की वेलोसिटी क्या हो रही है? तो बी डिक्रीज हो रहा है। बी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि उस पर स्प्रिंग का फोर्स बैकवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है? बी पर तो बैकवर्ड फोर्स और ए पर फॉरवर्ड फोर्स, तो ए की वेलोसिटी बढ़ रही है, बी की कम हो रही है, ठीक? अब ये क्या ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा और ऐसा होगा कि बी की वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो जाएगी और ए की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कुछ हाई वेलोसिटी हो जाएगी, ऐसा होगा या कुछ और होगा? मतलब कब तक ये प्रोसेस चलेगा? मतलब दोनों एक दूसरे नहीं, कब, या दूसरे क्वेश्चन टर्म्स में हम कहें तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन कब अचीव करेगा? सर जिस मोमेंट इम्पल्स उस पे लगा। उस मोमेंट मैक्सिमम एक्सटेंशन, वो तो नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है। नहीं मतलब सर इम्पल्स भी कुछ टाइम तक ही रहेगा सर, उसके बाद तो फिर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करने लगेंगे। दिस मोमेंट वापस से ब्लॉक बी बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देगा स्प्रिंग फोर्स की वजह से। जिस मोमेंट ब्लॉक बी वापस मूव करना शुरू करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ रिस्टोर करने लगेगा, जिस मोमेंट अपनी वो नेचुरल लेंथ रिस्टोर कर लेगा उस मोमेंट वो मैक्सिमम एक्सटेंशन पर होगा, तो जब शुरू करेगा। अच्छा, तो वही तो ठीक है, ये बात तो तुमने सही कही कि मैक्सिमम एक्सटेंशन बाय डेफिनेशन उसका मतलब है कि उसके बाद और एक्सटेंड नहीं हो रहा, उसके बाद उसको रिड्यूस ही होना है लेंथ को, ठीक है? तो ये तो तुमने बस डेफिनेशन यूज कर लिया, कॉमन सेंस यूज कर लिया, ठीक है? लेकिन मुझे थोड़ा सा और बताओ कि किस मोमेंट पर वो मैक्सिमम एक्सटेंशन अटेंड करेगा। इससे मुझे कुछ नया नहीं पता लगा, जो तुमने बोला वो सही बोला, बट उससे कुछ नया नहीं पता लगा। वो तो तुमने बस इसी बात को, मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात को एक दूसरे टर्म्स में बोल दिया। जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक यू वेलोसिटी से अपवर्ड एक बॉल थ्रो करी है, तो मैं पूछूं कि बताओ मैक्सिमम हाइट तक पर कब पहुंचेगी या कि कितनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, तो तुम रादर देन मुझे हाइट बताने के बोलो जिस मोमेंट पे वो डाउनवर्ड वेलोसिटी शुरू करेगी, ठीक है? तो दैट इज ओके। या बेटर होगा कि उसमें तुम ये बताते कि जिस मोमेंट पे वो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो उस तरह से कुछ बताओ। जैसे यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली कि उस मोमेंट वेलोसिटी जीरो होगी बॉल की हाईएस्ट पॉइंट पर, इस तरह से यहाँ पे बताओ कि कौन से मूवमेंट पर मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। क्या उस मूवमेंट पे हम कह दें कि बी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ऐसा कुछ? यस सर। So potential energy maximum. ओके, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये तो ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मतलब जीरो या कुछ उसकी फाइनाइट वैल्यू मेंटेन रहेगी? So zero. जीरो किसकी, बी की, ए की या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो कैसे होगी ये बताओ। इनिशियली सेंटर ऑफ मास का कोई मोशन है कि नहीं? मैंने जस्ट इम्पल्स अभी दिया है, ठीक है? मोशन अभी स्टार्ट हो गया है, बी को वेलोसिटी वी नॉट मिली है अभी, तो सीएम की वेलोसिटी है कि नहीं है? सीएम की वेलोसिटी है कि नहीं है? अभी ए जीरो वेलोसिटी से चल रहा है, बी वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा है, सीएम की वेलोसिटी क्या होगी? मैं इनिशियल मूवमेंट की बात कर रहा हूं। सो वी नॉट, सीएम कैसे निकलता है भाई? वी नॉट कैसे कह रहे हो? इसकी वेलोसिटी जीरो है इनिशियली, उसकी वी नॉट है, तो फॉर्मूला लगाओ ना वीसीएम का, m1v1 plus m2v2 अपॉन जीरो होगी। कैसे जीरो होगी? ए की वेलोसिटी जीरो, बी की वेलोसिटी वी नॉट है, ए की वेलोसिटी जीरो है, तो क्या सीएम की जीरो हो जाएगी? मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, So V naught by 2. यस So V naught by 2. यस, वी नॉट बाई 2 होगी सीएम की वेलोसिटी, ठीक है?
अच्छा, अभी किसी ने कहा कि उस मैक्सिमम स्ट्रेचिंग के पॉइंट पर सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तब जीरो होगी जब दोनों ये मासेस ए एंड बी की वेलोसिटी जीरो हो जाए। ठीक है, अगर किसी एक की भी वेलोसिटी कुछ है या दोनों अपोजिट डायरेक्शन भी मूव कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है, तो दोनों अगर पार्टिकल में या एक पार्टिकल में अगर मोशन है, वेलोसिटी है, भले ही किसी भी डायरेक्शन में हो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होने वाली। काइनेटिक एनर्जी जीरो तभी होगी जब दोनों बिल्कुल स्टेशनरी हो जाए, चाहे वो एक मूवमेंट के लिए स्टेशनरी हो, एक क्षण के लिए स्टेशनरी हो, लेकिन उस क्षण पे स्टेशनरी यानी v जीरो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों की वेलोसिटी एग्जैक्टली अपोजिट हो जाए तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब ये बताओ कि जिस मोमेंट तुम कह रहे हो कि दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई, उस समय मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, तो उस मोमेंट पे सीएम की वेलोसिटी क्या होगी? दोनों की वेलोसिटी जीरो तो जीरो। अब जरा याद करो कि हमने कहा था कि सीएम की वेलोसिटी अगर कुछ है और उस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो क्या रहता है? क्या इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? जब हमने वो इम्पल्स दे दिया उस मोमेंट तो लगा था, बट उसके बाद के सब्सिक्वेंट मोशन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नो सर, नो। तो सीएम की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट v0/2 ऑलवेज। ठीक है, अब ये सिस्टम टेबल अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग ले लो पाथ, तो सिस्टम का सीएम तो अब रुकने वाला नहीं है, v0/2 से कांस्टेंट उसको चलना है। ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ए और बी दोनों स्टेशनरी हो जाएं, क्योंकि दोनों स्टेशनरी होने का मतलब है कि सीएम को रुकना, सीएम रुक नहीं सकता। ठीक है, सीएम रुक नहीं सकता तो फिर ए और बी में कंटिन्यूस मोशन हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ, तो वो चीज़ तो चली गई, अब तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब चलो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे सोचना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं। अभी तुम सीएम पे बैठ के देखो कितना अच्छा सा मोशन हो जाएगा, बिल्कुल ब्यूटीफुल, समझ में सिंपली उसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम बैठ जाते हैं सीएम पर। ठीक है, इसके हम सबसे पहले अलग अलग फेज में लिखते हैं। ये हमारा VCM v0/2 आ गया था। अब हम लैब फ्रेम, सीएम फ्रेम, ठीक है, इनकी बात करेंगे। लैब फ्रेम, सीएम फ्रेम। ठीक है, लैब फ्रेम में अच्छा VCM मैंने ऊपर v0/2 लिखा है, ये किसी भी मोमेंट तुम्हें VCM चाहिए हो तो यही काम आएगा। ठीक है, ये केवल निकाला तो इनिशियल था, बट दिस विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल टाइम। ठीक है, सिंस F external is 0, so VCM equal to v0/2 is constant. It will not change. ठीक है, it will be forever. लैब फ्रेम में सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल। ये बहुत ज़्यादा हल्का तो नहीं दिख रहा है फॉन्ट अभी जो मैं इनिशियल लिख रहा हूँ? पढ़ने में आ रहा है? वैसे बहुत मोटा हो जा रहा है तो ठीक है, इनिशियल जो लिखा है मैंने यहाँ पर, इज इट ओके? ठीक है सर। हाँ, इनिशियल। Yes, sir. ठीक है, सबसे पहले हम इनिशियल बात कर रहे हैं, तो ए एंड बी। ठीक है, ए की वेलोसिटी कितनी है? 0 है। बी की वेलोसिटी कितनी है? v0 है, टुवर्ड्स राइट। सीएम फ्रेम में बताओ जरा, ए और बी। सीएम राइटवर्ड जा रहा था लैब फ्रेम में। ठीक है, v0/2 से। ठीक, तो सीएम अब सीएम फ्रेम में किस वेलोसिटी से जाएगा? सीएम फ्रेम में सीएम की 0 होगी, ये तो ऑलवेज होगी, क्योंकि सीएम पर ही बैठ के सीएम को देखोगे। अपनी कार में बैठ के अपनी कार को देखोगे तो तुम्हें हमेशा स्टेशनरी दिखेगी, भले वो कितनी भी वेलोसिटी से हो। ठीक है, तो VCM इज 0। अब बताओ कि VA कितना हो गया, VA डैश कितना हो गया, VB डैश कितना हो गया? राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिखेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव लिखेंगे। VA डैश हो जाएगा -v0/2 और VB डैश हो जाएगा +v0/2। समझ में आया क्या? यस सर। सबको आ गया या मैं एक्सप्लेन करूं लिख करके?
समझ आया। आ गया दिव्यांश, डेविड, दिव्यांश, आयुष सैनी, समझ में आ रहा है? चलो मैं लिख के बता देता हूँ। देखो वी ए डैश क्या हुआ, वी ए माइनस वी सी एम ये होता, वी ए तो 0 है और वी सी एम वी नॉट है, वी नॉट बाई 2 है, तो ये माइनस वी नॉट बाई 2 आ गया। और वी बी डैश के लिए क्या करोगे, वी बी माइनस वी सी एम, ठीक है। वी बी कितना है, वी बी वी नॉट है और वी सी एम कितना है, वी नॉट बाई 2 है, तो ये प्लस का वी नॉट बाई 2 आ गया, ठीक है। ये किया हमने। अच्छा ये हो गया इनिशियल। अब हम ये जब बी की डायरेक्शन, बी की वेलोसिटी राइटवर्ड है सी एम पर, यहाँ बैठ के देखो सी एम फ्रेम में मैंने जो बनाया है बी डायग्राम, इसको फील करो। सी एम पे बैठ गए तो बी जिस वेलोसिटी से राइट में जा रहा है उसी वेलोसिटी से ए लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। तो हमें सी एम पे बैठ करके दिखेगा कि ए और बी दोनों सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में दूर जा रहे हैं। अब बताओ मैक्सिमम एक्सटेंशन पर क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी 0। यस, मैक्सिमम एक्सटेंशन पर वी ए, सॉरी ए एंड बी, ए एंड बी, वी ए डैश इज इक्वल टू, अच्छा अभी किसने बोला, तुमने किस लॉजिक से बोला 0? सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सर, उन दोनों पे उनके मूवमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। यस, वेरी एक गुड। पॉइंट आएगा हाँ, कि उनकी ये इधर मोशन इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है। इसी तरह से इस पर मोशन इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। जैसे जैसे स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी स्प्रिंग की, फोर्स बढ़ता जाएगा और कब ये मोशन सीज होगा। अच्छा दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक हैं, मास भी इक्वल है, वेलोसिटी भी इक्वल है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एंड में जाकर के दोनों साथ में रुकेंगे, ठीक है। अच्छा दोनों साथ में रुक गए तो VCM 0 तो नहीं हो गया? दोनों एक साथ रुक सकते हैं? अगर तुम कह रहे हो कि मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पे ए और बी दोनों रुक गए, तो मैंने तो अभी मना किया था कि दोनों एक साथ नहीं रुक सकते। तो देखो हम CM फ्रेम में बात कर रहे हैं, CM फ्रेम में तो VCM हमेशा 0 है, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, एक साथ रुकेंगे दोनों CM फ्रेम में, ठीक है। तो CM फ्रेम में हम ए और बी का मैक्सिमम एक्सटेंशन पर दोनों की वेलोसिटी 0 लेंगे, और 0 नहीं ले अगर लेते इवन, अच्छा मैंने तुम्हें यहाँ पे सिमेट्री का आर्गुमेंट दिया, उसकी जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब है कि उससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होना है, तो दोनों को सीज करना है। अगर कोई भी उस समय मोशन में होगा तो और एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो अगर इनके मासेस अलग अलग भी हों, m एंड 2m, कुछ भी मासेस हों, सिमेट्री ना भी हो, तो भी मैक्सिमम एक्सटेंशन पर CM फ्रेम में इनकी वेलोसिटी क्या होनी है, 0 0 ही होनी है, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटेंशन पर ये हो गया 0, ठीक है। क्या यहाँ से हम वापस ग्राउंड फ्रेम पे पता लगा सकते हैं क्या वेलोसिटी होगी इनकी? अगर तुम्हें CM फ्रेम में पता लग गई वेलोसिटी, तो ग्राउंड फ्रेम में बताओ। तुम कार में बैठ करके किसी चीज को देख रहे हो, तुम्हारी कार चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। कार में बैठ करके बगल में एक दूसरी कार अगर जा रही है और तुम्हें उसकी वेलोसिटी 0 दिख रही है, तुम्हारी कार के फ्रेम में दूसरी कार की वेलोसिटी 0 दिख रही है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? आपके कार के बराबर, यानी 80। तो अगर CM फ्रेम में VA डैश 0 है, तो ग्राउंड फ्रेम में VA कितना होगा? V0/2। यस, CM पे बैठ के कोई चीज़ अगर स्टेशनरी दिख रही है, A और B स्टेशनरी दिख रहे हैं, यानी कि वो CM के स्पीड से चल रहे हैं। तो ग्राउंड के रेफरेंस में दोनों की वेलोसिटी मैंने CM की वेलोसिटी के इक्वल कर दी, ठीक है। और CM की देखो, CM की मैं अभी भी क्या लिखूंगा यहाँ पे, CM की वेलोसिटी V0/2, क्योंकि ये तो छेड़ना है नहीं, ये तो फिक्स रहना है V0/2, ठीक है। CM की वेलोसिटी ऑलवेज फिक्स है, V0/2 रहेगी, ठीक है। अच्छा और बताओ, यहां तक समझ में आ गया सबको? फिर अब मैक्सिमम एक्सटेंशन के बाद फिर अगली कौन सी क्रिटिकल स्टेज आएगी? मैक्सिमम एक्सटेंशन के बाद जरा ये लैब फ्रेम में सोचो, सॉरी CM फ्रेम में सोचो, अब क्या होगा? दोनों रुक गए, अब रुकने के बाद अगला क्या स्टेप है?
सर फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें एक दूसरे की तरफ। यस, अब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे की तरफ आने में अगला स्टेज क्या आएगा, जब ये अगेन नेचुरल लेंथ को क्रॉस कर रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी है। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया मैक्सिमम एक्सटेंशन। अब जो है क्रॉसिंग नेचुरल लेंथ, ये सिचुएशन जो है क्रॉसिंग नेचुरल लेंथ बट वेलोसिटीज अपोजिट टू इनिशियल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटीज। ठीक, तो अब बताओ कि उस समय क्या होगा। ए है, बी है, क्या ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी बताना इजी है या सीएम फ्रेम में बताना इजी है? किस पॉइंट पे? जब वो अगेन नेचुरल लेंथ में आ गए। क्रॉसिंग नेचुरल लेंथ, एनएल मींस नेचुरल लेंथ, बट वेलोसिटीज अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटीज। तो जरा सीएम फ्रेम पे बैठ के देखो, इनिशियली तुम कैसे जा रहे थे, इधर इधर v0/2 से। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्सिमम एक्सटेंशन पे रुक गया, उसके बाद क्या होगा, फिर लौट के फिर जब नेचुरल लेंथ पे आए तो क्या एक्सपेक्ट करोगे? जब हाँ इनिशियली भी नेचुरल लेंथ थी, अभी भी नेचुरल लेंथ है, तो दोनों केस बिल्कुल सिमेट्रिक है कि नहीं? केवल डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। v0/2 अंडरस्टूड? यस सर। जो पहले नेचुरल लेंथ में सिचुएशन थी, सीएम पे बैठ के देखो, सीएम पे बैठ करके तुम्हें बिल्कुल फील आएगा इस चीज का। ठीक है, अब ये लौट करके आ रहे हैं, इसमें तुम एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हो क्योंकि कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो एनर्जी कंजर्वेशन से अगेन फिर v0/2 होना है। ठीक है, फिर तुम वापस ग्राउंड फ्रेम में निकाल सकते हो। अगर सीएम फ्रेम में v0/2 है तो ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा? अब देखो ये फॉर्मूला यूज करो, VA' = VA - VCM। ठीक है, विद प्रॉपर साइन रखोगे, तो मुझे VA चाहिए तो VA' + VCM। ये तुम याद भी कर सकते हो कि अगर तुम्हें CM फ्रेम की वेलोसिटी दी हुई है तो CM की वेलोसिटी को उसमें ऐड करने से हमें VA मिलता है। सिमिलरली VB कैसे मिलेगा? VB' + VCM से मिलेगा। ठीक है, तो VA ग्राउंड फ्रेम में मुझे वापस जाना है। A की वेलोसिटी प्लस v0/2 या माइनस v0/2, मैं VA' लिखना चाह रहा हूं। यहां पे मैं VA' लिखूं तो क्या लिखूं? बोलो, VA' प्लस v0/2 या माइनस v0/2? ऊपर देखो डायग्राम में दिया हुआ है, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये प्लस, तो v0/2। एंड VCM कितना है? वो भी v0/2 है। क्या हो गया? v0 हो गया। और इधर बताओ VB' क्या आएगा, लिखें यहाँ पर नेगेटिव v0/2 प्लस VCM v0/2, क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब क्या हो गया? B की वेलोसिटी 0 हो गई, रिवर्स हो गया, और VA हो गया प्लस v0। ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो ये क्या हो गया? अब A v0 से चल रहा है, पहले B हमने वेलोसिटी जब दी थी तो B को दी थी v0। ठीक है, अब क्या हो गया? B की वेलोसिटी 0 हो गई, A की वेलोसिटी v0 हो गई। ठीक है, तो अब ये सोच रहे हो कि अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम से ही पूरी कंटिन्यूअस मोशन को स्टडी करूं तो ग्राउंड के फ्रेम में हमें पहले दिखा कि B v0 से चल रहा था। ठीक है, मैं जरा एक सेकेंड बैकग्राउंड को डार्क कर देता हूँ। क्या पढ़ने में कलर दिक्कत तो नहीं हो रही? अभी रुको, हाँ ये थोड़ा सा इसमें मुझे हाईलाइट करना इजी रहता है। हाँ, मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, शुरुआत में B हाई वेलोसिटी v0 से और A तो 0 था। उसके बाद फिर क्या हुआ? स्प्रिंग फोर्स ने B को तो रिटार्ड करना शुरू किया और A को एक्सेलरेट करना शुरू किया। A की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते v0/2 हो गई, B की वेलोसिटी घटते घटते v0/2 हो गई। जिस समय दोनों की वेलोसिटी इक्वल हुई उस समय यहाँ पर मैक्सिमम एक्सटेंशन आया स्प्रिंग में। उसके बाद v0/2 जो B की वेलोसिटी है और रिड्यूस होती गई, स्प्रिंग अभी फर्दर रिड्यूस कर रही है, वेलोसिटी 0 हो गई, और A की वेलोसिटी को फर्दर इंक्रीज करके v0 कर दिया। ठीक है, ये सिचुएशन आ गई अगेन नेचुरल लेंथ की। और लास्ट में क्या करना है?
लास्ट में बताओ फोर्थ स्टेज क्या होगी। अब ये रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, सीएम पे बैठ के देखो, कोलिजन नहीं कहो, बीच में स्प्रिंग लगी है तो कोलाइड नहीं होने देगी। यहाँ बताओ क्या किया जाए। नेक्स्ट स्टेज बताओ क्या होगी। पहली इनिशियल थी, फिर मैक्सिमम, इनिशियल को नेचुरल लेंथ मैंने कहा था, इनिशियली नेचुरल लेंथ, ठीक है। फिर मैक्सिमम एक्सटेंशन आया था, फिर क्रॉसिंग नेचुरल लेंथ इन अपोजिट डायरेक्शन आ गया। फोर्थ स्टेज क्या होगी जब रिवर्स में आ रहे हैं, तो जिसको तुम कोलिजन कहना चाह रहे हो उसको कुछ और सही टर्म दो। मिनिमम एक्सटेंशन, मिनिमम या मैक्सिमम कंप्रेशन बोलते हैं, एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, अब कंप्रेशन हो रहा है। यस सर, ठीक है, तो मैं कॉन्ट्रैक्शन बोलने वाला था। चलो वो सही था, कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो, मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, स्प्रिंग के केस में कॉन्ट्रैक्शन से बेटर है कंप्रेशन, बोलो। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन। फिर मैक्सिमम कंप्रेशन पर क्या होगा, सीएम फ्रेम में जरा डिस्कस करते हैं। अभी तक तुमने देखा होगा कि सीएम फ्रेम में सोचना ही सबसे इजी पड़ रहा था। बताओ क्या करें इसमें। सर बोलो। नेटवर्क ब्रेक हो गया, आपने अभी कुछ पूछा सर क्या? नहीं, मैंने, हाँ, मैक्सिमम कंप्रेशन में मैंने पूछा है वेलोसिटीज बताओ क्या होंगे सीएम फ्रेम में। सीएम फ्रेम में मैक्सिमम कंप्रेशन में इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी। कॉमन सेंस से जरा सीएम फ्रेम में ट्रेंड देखो, सीएम फ्रेम में वेलोसिटीज का ट्रेंड, यस यस, सीएम फ्रेम में वेलोसिटीज का ट्रेंड एक बार देखो कि पहले क्या था, इधर v0/2 v0/2, ठीक है। नेचुरल लेंथ में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनकी दोनों में काइनेटिक एनर्जी है, सम करोगे तो ये हाईएस्ट वाला केस है। फिर बढ़ाते 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 क्या हो गया, मैक्सिमम एक्सटेंशन में क्या हो गया कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी हो गई मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेचिंग है तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी हो गया स्प्रिंग में भर गया। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई इस समय, मैक्सिमम एक्सटेंशन के केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। लेकिन मैंने एक समय, अभी कुछ समय पहले कहा था कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, तो उससे जरा इसको मैच कराओ। याद है मैंने कहा था कि सिस्टम में क्योंकि सीएम हमेशा मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन नेवर बी जीरो, और यहाँ पे तुम जीरो कह रहे हो, तो दोनों में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको रिजॉल्व करो। अरे सीएम फ्रेम, यस, ये सीएम फ्रेम है, तो सीएम फ्रेम में जरा याद करो हमने सीएम फ्रेम के लिए काइनेटिक एनर्जी का क्या निकाला था एक्सप्रेशन। सो हाफ इनटू कौन सा, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है तो जरा अभी लेफ्ट फ्रेम में ही देख लो, लेफ्ट फ्रेम में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। सीएम फ्रेम में तो दिख ही रहा है जीरो जीरो, ठीक है। सीएम फ्रेम में जब दोनों की वेलोसिटी जीरो है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी जीरो होगी, ठीक है। यहाँ से भी दिख रही है, और इनफैक्ट मैं तुम्हें ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम। तुम किसी भी केस में देख लो रिलेटिव वेलोसिटी सेम आएगी, ठीक है। ये बात याद है हमने जब रिलेटिव वेलोसिटी करी थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस फ्रेम। कहीं पर भी किसी भी रेफरेंस फ्रेम पे बैठ करके दो ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी देखो एक दूसरे के रिलेटिव, तो वो सेम ही आनी है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों में सेम आना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट चाहो तो लिख लो कहीं पे कि रिलेटिव वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस फ्रेम, सो बोथ इन लैब फ्रेम एंड सीएम फ्रेम रिलेटिव वेलोसिटी ए रिलेटिव टू बी या बी रिलेटिव टू ए विल बी सेम, ठीक है। फिर मैक्सिमम कंप्रेशन में तुम लोगों ने बताया कि जब आकर के सीएम फ्रेम में देखें तो रुक जाएगा, तो दोनों की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जीरो हो गई, वी ए डैश एंड वी बी डैश भी जीरो हो जाएगी। एक मिनट में, वी ए डैश भी जीरो, वी बी डैश भी जीरो। और ग्राउंड फ्रेम में बात करें तो क्या होगा,
ग्राउंड फ्रेम में बना तो बहुत इजी है, VA VB बोलो। V0/2 V0/2 एंड V0/2 दोनों सेम डायरेक्शन। जो मैक्सिमम एक्सटेंशन में डायरेक्शन था वही डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि उल्टा हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन है तो, क्योंकि CM की वेलोसिटी से ही चलना है इसको, तो CM तो राइट में ही चलता रहेगा, तो V और VB भी CM की वेलोसिटी हो गई। ठीक है, इतना डिस्कशन समझ में आ गया सबको? कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और इससे जेई के क्वेश्चन बहुत फास्ट होते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगा जो हमने पूछा था, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग कितनी लेंथ की स्ट्रेचिंग आएगी, मैं लैब फ्रेम में भी करके दिखाऊंगा, CM फ्रेम में भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, और दोनों में सेम आना चाहिए स्ट्रेचिंग या अलग अलग आना चाहिए? CM फ्रेम में देख रहे हो कि मैक्सिमम स्ट्रेचिंग कितनी आ रही है, नेचुरल लेंथ से कितनी लेंथ एक्स्ट्रा हो गई उसकी मैक्सिमम स्ट्रेचिंग के केस में, वो आंसर दोनों में सेम आना चाहिए कि अलग अलग आना चाहिए? जैसे किसी अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी निकालो A और B की, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं पूछूं या मैक्सिमम स्ट्रेचिंग के इंस्टेंस पे पूछूं, तो वो तो फ्रेम डिपेंडेंट आंसर होगा, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फ्रेम डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा? सर नो मैक्सिमम, यस ठीक है, आंसर सही है तुम्हारा, नो होगा आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो एक फिजिकल फैक्ट है ये। ठीक है, स्ट्रेचिंग किसी कहीं पे भी बैठ के देख लो, स्ट्रेचिंग इज ए फिजिकल फैक्ट जो कि फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। वेलोसिटीज, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, ये सारे फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं। वर्क डन क्यों फ्रेम डिपेंडेंट होता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट है। अगर तुम सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, उसके साथ रेफरेंस फ्रेम को उसी के साथ अटैच कर दो, तो उस रेफरेंस फ्रेम में तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, वर्क डन ऑलवेज जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फ्रेम डिपेंडेंट होती हैं, बट स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, रिलेटिव वेलोसिटी फ्रेम इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं फाइंडिंग द मैक्सिमम स्ट्रेचिंग इन द स्प्रिंग। पहले तो बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फाइंड करने के लिए? बोलो। डिक्रीज इन डिक्रीज इन decrease in kinetic energy is the increase in potential energy of the spring. डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज या इंक्रीज? इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज होगा दैट विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यस ठीक है, लगाओ। काइनेटिक एनर्जी कितना इनिशियल थी, कितनी फाइनल थी, लिखो जल्दी से। अगर डिक्रीज करो तो इनिशियल पहले ज़्यादा रही होगी, फाइनल बाद में कम रही होगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनली ज़्यादा रही होगी और इनिशियली कम रही होगी। तो अब यहाँ पे वैल्यूज बता दो कि के इनिशियल बोलो कितना है, के इनिशियल बताओ जल्दी से। सो हमें CM फ्रेम वाला बताना? एज यू विश, दोनों से मुझे कराना है, किसी का भी पहले बता दो। तो CM फ्रेम में तो सर हम वही वाला फॉर्मूला एक काम करते हैं, पहले चलो लैब फ्रेम करते हैं। ठीक है, CM फ्रेम, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज़्यादा इजी पड़ा। लेफ्ट फ्रेम में बताओ के इनिशियल कितना होगा, कौन मूव कर रहा है इनिशियली? बी कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? बी V0 से। ए किस वेलोसिटी से चल रहा है? 0 से। ठीक है, हाँ ए 0 से। अच्छा, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग के केस में आ जाओ, के फाइनल
ठीक है, अब कॉपी में तुमने लिखा होगा उस समय की वेलोसिटी बताओ कितनी है। v0/2 लेफ्ट फ्रेम में v0/2, हम लोग लेफ्ट फ्रेम में लिख रहे हैं तो v0/2, ठीक है, प्लस हाफ m दूसरे की भी v0/2 ही है। तो क्या कर दिया जाए, दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस करोगे तो 2 कैंसिल कर देते हैं, m v0²/4 हो गया ये, ठीक है, ऐड करके देख लेना, ये हो गया। फिर u बता दो जरा, u इनिशियल कितना है, स्ट्रेचिंग इनिशियली 0 नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, फाइनली कितना है, तो मान लेते हैं कि जो स्ट्रेचिंग हो रही है वो x0 हो रही है, ठीक है, तो हाफ k x0², x0 इज मैक्सिमम स्ट्रेचिंग, जो कि हमें पता करना है, ठीक। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, सॉल्व करो, k इनिशियल हाफ mv0², k फाइनल 1/4 mv0², u फाइनल हाफ k x0², ठीक है, 1/4 mv0² इक्वल टू 1/2 k x0², x0² इज इक्वल्स टू mv0²/2k, ठीक है, यानी कि x0 आ गया √m/2k इंटू v0। दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेचिंग, ठीक है, मेथड 1 हुआ ये किसमें, इन लैब फ्रेम। मेथड 2 इन सीएम फ्रेम। सीएम फ्रेम में यही काम करते हैं, बताओ के इनिशियल वगैरह मैं सीधे पुटी कर दे रहा हूं, के इनिशियल बताओ, सीधे हम लोग ये इक्वेशन है ना, ये वाली, इसमें सीधे पुट कर दे रहे हैं, बताओ के इनिशियल क्या लिखोगे, हमें फॉर्मूला यूज करना है, बिल्कुल हाफ mv², सॉरी के इनिशियल, हाँ किसका के इनिशियल चाहिए हमें, या तो हम सीएम फ्रेम के हाफ mv² का यूज करें, यहाँ पे देखो और एक पेज पीछे चले आते हैं, सीएम फ्रेम में या तो तुम इसका यूज करो या इसका यूज करो, के डैश की दो चीज़ है, या तो इंडिविजुअली v1 v2 का यूज करो, इससे भी कर सकते हो, या एक बार में इससे कर लो, कौन सा तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। सेकंड वाला, सेकंड वाला, चलो सेकंड वाले से कर लेते हैं। तो के इनिशियल तुम हाफ म्यू वी रिलेटिव रखोगे, अच्छा चलो हाफ, पहले मैं लिख ही दे रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो हाफ म्यू, म्यू क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, क्या आ गया ये, m² अपॉन 2m को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। v रिलेटिव कितना है इनिशियल में, चाहे तुम लैब फ्रेम से देख लो चाहे सीएम फ्रेम से देख लो, एक ही आएगा रिलेटिव, तो v0 है, ठीक है, हाँ फाइनल में v रिलेटिव कितना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन के केस में v रिलेटिव कितना है, 0, u फाइनल कितना है, हाफ के x0², u इनिशियल कितना है 0, ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रेम इंडिपेंडेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी भी फ्रेम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हाफ के x में जो के x² में जो x है वो तो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, तो u इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको इक्वेशन सॉल्व करना कैसा लग रहा है, ये हाफ m/2 v0² इक्वल टू हाफ के x0², ठीक है। अगर तुम्हें प्रैक्टिस है तो तुम डायरेक्ट ही लिखोगे, 2 से 2 कैंसिल हुआ और x0 को क्या लिखा, √m/2 के इंटू x0, सेम चीज आ गई जो यहाँ पर आई थी, वही चीज यहाँ आ गई, ठीक है। तो अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जहाँ पे ये पूरा फ्री फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहे हैं इस तरह से, तो क्या करोगे, तो शॉर्टकट यूज कर लेना है, ठीक है। शॉर्टकट में क्या होगा, सीएम फ्रेम में जा करके देख लो, सीएम फ्रेम में तुमको बस काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर का यूज करना है एक फॉर्मूला,
और उधर u तुम्हारा हाफ के एक्स स्क्वायर वहां से आ गया। रूट m by 2 के v नॉट है, रूट m by 2 के v हाँ नॉट। हाँ यस यस, ऊपर से देख लो। चलो यहाँ पे v नॉट हो गया। चलो एक लास्ट में एक क्वेश्चन और हो जाए इस पर, जिसमें कि मैं डाटा चेंज कर दे रहा हूँ और तुम लोग शॉर्टकट से जल्दी से आंसर बताओगे। ये m है, ये 2m मास है। इनिशियली मैं लैब फ्रेम में बता रहा हूँ कि लैब फ्रेम में इसको 2v0 वेलोसिटी दी है और इसको v0 इस तरफ दी है। बताना है मैक्सिमम स्ट्रेचिंग। इनिशियली नेचुरल लेंथ है। जस्ट अ सेकेंड, क्या क्या बता रहे हो, फिर से बोलो। रूट 2m by 3 के into v नॉट। गड़बड़ लग रहा है इसमें। रूट 2m by k into v नॉट। नो, मासेस वगैरह देखें, m2m 2v0। हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, म्यू के लिए क्या किया, m1 m2 अपॉन m1 plus m2। हाँ, तो 2 अपॉन 3m ऐसे आया, नहीं m तो ऊपर रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 2, नीचे एडिशन में 3। ठीक है, तो 2m अपॉन 3 हो गया। और v रिलेटिव कितना है, 3v0। ठीक है, 3 स्क्वायर। और इधर क्या है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो एक तो 3 स्क्वायर का 3 ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक्स नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, तुम्हारा इधर क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, m बाई के वी नॉट। कहाँ गड़बड़ हुई थी तुम लोगों की? वो मैंने मास m की वेलोसिटी दूसरे डायरेक्शन में ली थी। अच्छा, रिलेटिव वी नॉट रख दिया था। हाँ। अच्छा, और बताओ, बाकी लोगों को समझ में आ गया? यस। चलो क्लास फिर ओवर करते हैं, 5 मिनट में केमिस्ट्री शुरू होगा। ठीक है।